हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने निर्माण सामग्री, इसके अंतर्गत ईंटों के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारी नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी निर्माण सामग्री है, जिसे चूना कहा जाता है। चूना एक सीमेंटिंग पदार्थ है, यानी बंधक का कार्य करती है, जो पत्थर व ईंटों को आपस में जोड़ने का काम आता है। ठीक है। चूना कंक्रीट बनाने तथा प्लास्टर करने के लिए भी उपयोग में आता है, यानी जब कंक्रीट का निर्माण करते हैं तो उसमें भी चूना का उपयोग किया जा सकता है, या अगर हमें प्लास्टरिंग करनी है तो यहाँ भी चूने का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। परंतु चूने के अपने कुछ विशेष गुण हैं, जैसे जमने पर यह कम सिकुड़ता है तथा टिकाऊ होता है, परंतु सीमेंट की अपेक्षा देर से जमता है। ठीक है। इस अवगुण को 5 से 20% तक सीमेंट मिलाकर दूर किया जा सकता है। ठीक है। वैसे तो जो चूना है ये टिकाऊ होता है, पर इसकी जो फ्रीजिंग टाइम है वो सीमेंट की अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए इसमें 5 से 20% तक सीमेंट को मिला देने से इसकी जमने की टाइमिंग और रिड्यूस की जा सकती है। हज़ारों वर्ष पहले जो घर बना करते थे वो बेसिकली इन्हीं चूनों के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, ये इसका मतलब क्या है। जैसे चूने में एक वैरायटी आती है कली चूना। ठीक है। अब ये कली चूना क्या है, तो इसका फार्मूला होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से प्राप्त होता है। इसके निस्तापन यानी कैल्सिनेशन में, अर्थात जब इसको हम एयर की अनुपस्थिति में जलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड CO तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी फार्मूला इसके लिए आ जाएगा। नेक्स्ट है निस्तापन। किसी पदार्थ को हवा के संपर्क में लाल गर्म या जलाना निस्तापन कहलाता है। हालांकि अभी ये दो प्रक्रिया होती है, एक होता है जारण और दूसरा होता है निस्तापन। तो जारण को जो होता है उसे हवा की अनुपस्थिति में करते हैं, निस्तापन को हवा के प्रेजेंस में ही किया जाता है। तो ये ध्यान रहे आपको, अभी शायद हमने इसका रिवर्स बोल दिया। ठीक है। तो निस्तापन को वायु के प्रेजेंस में करते हैं, और जबकि जो जारण प्रक्रिया होती है वो वायु के अब्सेंस में किया जाता है। तो जब किसी पदार्थ को हवा के संपर्क में लाल गर्म यानी रेड हॉट किया जाता है, यह कार्य लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तो उस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। उसके बाद है क्विक लाइम, जिसे अनबुझा चूना कहते हैं। तो चूने के पत्थर के निस्तापन से चूना प्राप्त होता है और उसे ही अनबुझा चूना कहते हैं। ठीक है। यह ढेलों के रूप में होता है, वायु से नमी लेकर रासायनिक क्रिया करता है। ठीक है। तो ये जो हमारा अनबुझा चूना होता है, जो कि निस्तापन प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है, ये बेसिकली बड़े बड़े ढेलों के रूप में होता है, और वायु यानी एयर से ये नमी लेता है और रासायनिक क्रियाएँ करता है। ठीक है। इसकी वजह से फूल जाता है, चूर्ण यानी पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि कैल्शियम हाइड्रेट होता है, और इस क्रिया को बुझाना कहते हैं। ठीक है। यानी जब ये एयर अथवा वायु से नमी लेता है तो रिएक्शन करके फूल जाता है और चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि कैल्शियम हाइड्रेट होता है, और इस प्रक्रिया को चूने को बुझाना कहा जाता है। ठीक है। अब बुझा चूना जो है, तो ये क्या होता है, चूने को पानी से बुझाने के पश्चात जो उत्पाद बनता है, यानी चूने में पानी डालने के पश्चात जो उत्पाद बनता है उसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। इस क्रिया के समय अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, और चूने को बुझाने के लिए अनबुझे चूने का भार 31% पानी डालना चाहिए। ठीक है। यानी अगर चूने को बुझाना है तो जो अनबुझा चूना है, ठीक है, उसके भार का 31% पानी डालना चाहिए, परंतु इससे कहीं अधिक पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी का काफ़ी भाग भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है। तो अगर हमें चूने को बुझाने की प्रक्रिया करनी है
तो हमें जो अनबुझा चूना है उसके भार का 31% पानी डालना चाहिए। हालांकि ये सफिशिएंट नहीं हो पाता क्योंकि काफ़ी मात्रा में पानी वेपराइज हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। फिर है चूने का जमना यानी कि सेटिंग ऑफ लाइम। तो शुद्ध चूना कैल्शियम ऑक्साइड यानी CO होता है। नमी की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये कैल्शियम कार्बोनेट बनकर कठोर हो जाता है, जिसे चूने का जमना कहते हैं। तो जो शुद्ध चूना है उसका फार्मूला है, जिसे कली चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। परंतु नमी की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेकर के ये फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और कठोर हो जाता है। इसी को चूने का जमना या सेटिंग ऑफ लाइफ कह देते हैं, ठीक है। सॉरी, सेटिंग ऑफ लाइम, ठीक है, सेटिंग ऑफ लाइफ नहीं, सेटिंग ऑफ लाइम, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना वाटर की उपस्थिति में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से क्रिया कर से कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का निर्माण कर लेता है, ठीक है। ये इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए जो कि चूने के जमने के दौरान ये रिएक्शन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चूने का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। तो इसे हम कई श्रेणी में बांट सकते हैं, जैसे है शुद्ध चूना। ये चूना चूने के पत्थर या समुद्री शंख सी सेल से बनाया जाता है। जो शुद्ध चूना है ये चूने के पत्थर या समुद्री शंख, जिसे सी सेल के नाम से जाना जाता है, इससे बनाया जाता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा 45% होती है, जबकि अशुद्धियाँ 3% से 5% तक होती है। देर से जमने तथा अत्यधिक समय में सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ ग्रहण करने के कारण यह चिनाई के लिए उपयोगी नहीं होता है। इसका उपयोग अधिकतर प्लास्टर तथा दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो ये जो शुद्ध चूना है, ठीक है, या प्योर लाइम इसे कह सकते हैं, ठीक है, इसका जमने का टाइम और स्ट्रेंथ प्राप्त करने का टाइम अधिक होने के कारण इससे चिनाई नहीं की जा सकती, इसलिए इसका उपयोग प्लास्टर व दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है उदासीन या अशुद्ध चूना। इसमें 5% से अधिक अशुद्धियाँ होती हैं और इसका रंग मटियाला सफ़ेद होता है। ये बुझने में अधिक समय लेता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास उदासीन या अशुद्ध चूना इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें 5% से ज़्यादा की अशुद्धियाँ होती हैं और इसका रंग मटियाला सफ़ेद होता है, जो कि बुझने में ज़्यादा समय लेता है। उसके बाद है हाइड्रोलिक लाइम, जिसे जलीय चूना कहा जाता है। ये क्या होता है? तो ये चूना पानी की उपस्थिति में जमता है और कठोर हो जाता है, इसलिए इसे जलीय चूना कहते हैं। तो जो हाइड्रोलिक लाइम यानी जलीय चूना है, ये पानी की उपस्थिति में जमता है और कठोर हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? जलीय चूना। याद रहे, ये चूना कैल्शियम सिलिकेट एवं एल्यूमिनियम के सिलिकेट के क्रिस्टल के कारण जमता है, ठीक है। ये चूना कैल्शियम सिलिकेट एवं एल्यूमिनेट के रवे यानी क्रिस्टल्स के कारण जमता है, इसलिए यह चूना चिनाई के कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त है, ठीक है। जो हाइड्रोलिक लाइम है यानी जलीय चूना, ये चिनाई के कार्यों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। उसके बाद है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय मानक के अनुसार। तो जो भारतीय मानक है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके अनुसार जो उच्च जलीय चूना है, ठीक है, जिसे हम इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं, इसे क्लास ए में रखा गया। अर्ध जलीय चूना को यानी सेमी हाइड्रोलिक लाइम को क्लास बी में। उसके बाद शुद्ध चूना यानी जो प्योर फैट लाइम है, ठीक है, प्योर आर फैट लाइम, इसको क्लास सी के अंतर्गत। मैग्नीशियम चूना को क्लास डी के अंतर्गत और कंकड़ चूना को, ठीक है, क्लास ई के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद है हमारे पास शुद्ध एवं जलीय चूने में अंतर, डिफरेंस क्या है ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। किसमें अंतर? शुद्ध एवं जलीय चूने में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन फैट लाइम या प्योर लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। अब जो शुद्ध चूना है, ठीक है, इसकी शुद्धता, तो इस शुद्ध चूना में अशुद्धियाँ 5% से 3% यानी 5% से कम ही होती हैं, यानी कि नाम मात्र की होती हैं, जबकि जलीय चूने में 30% तक मृतिका अशुद्धि के रूप में होती है, ठीक है। प्राप्ति यानी पाया कहाँ जाता है,
तो जो शुद्ध चूना है वो या तो कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर था या समुद्री घोंघे से मिलता है, ठीक है। और जो जलीय चूना है ये चूना पत्थर या कंकड़ को जलाकर मिलता है, ठीक है। शुद्ध चूना का रंग सफ़ेद दूधिया होता है, ठीक है। और जो जलीय चूना है इसका रंग मटमैला होता है। इसके अलावा बुझाने का काम, तो शुद्ध चूना पानी के संपर्क में आने पर तेज़ सरसराहट के साथ बुझता है, जबकि जलीय चूना धीरे धीरे बुझता है और कोई ऊष्मा निकलती है और ना कोई आवाज़, ठीक है। यानी जो जलीय चूना है उसमें ना तो हीट ही निकलती है ना ही कोई आवाज़ आती है। उसके बाद सामर्थ्य की बात करें तो इसकी सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ, शुद्ध चूने की स्ट्रेंथ कम होती है और जलीय चूने की स्ट्रेंथ अधिक होती है। इसके अलावा आयतन वृद्धि, तो जो शुद्ध चूना है ये बुझने के पश्चात आयतन में 2 से 2.5% ही वृद्धि हो जाती है, जबकि जलीय चूने में बुझने के पश्चात उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयोग की बात करें तो शुद्ध चूने का उपयोग हम प्लास्टरिंग में या फिर सफ़ेदी के लिए करते हैं, जबकि जो जलीय चूना है, बुझा चूना, इसका कार्य पानी के भीतर कार्यों, नींव, कंक्रीट, चिनाई इत्यादि के लिए किया जाता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारे पास चूने का उत्पादन। तो चूने पत्थर को जलाकर या फूंक कर बनाया जाता है। चूने पत्थर को जलाने की हमारे पास 3 विधियां हैं। पहला है पजावा या क्लैम्ब भट्ठा, ठीक है, यानी ये अस्थायी भट्टे होते हैं जो हमने ईंट की चैप्टर में देखा था। उसके बाद है आंतरिक, ठीक है, आंतरायिक भट्ठा जिसे इंटरमिटेंट क्लीन कहते हैं, यानी कि अनिरंतर भट्ठा। और तीसरा है निरंतर भट्ठा यानी कॉन्टीन्यूअस क्लीन, ठीक है। तो जो पहला है हमारा पजावा या क्लैम्ब भट्ठा, तो इसमें एकांतर ईंधन व चूने की परत बिछाई जाती है, यानी एक बार ईंधन, एक बार चूना, फिर एक बार ईंधन, फिर एक बार चूना, इसकी परत बिछाई जाती है। सबसे नीचे व सबसे ऊपर ईंधन की तह बिछाई जाती है। कुछ इस प्रकार से मान लीजिए ये भट्ठा होता है ऐसे, तो इसमें सबसे पहले हमने ईंधन बिछा दिया, फिर चूना बिछाया, ठीक है, फिर ईंधन बिछा दिया, फिर चूना बिछाया, फिर ईंधन, फिर चूना और लास्ट में फिर ईंधन बिछा दिया। तो जो हमारा पजावा भट्ठा है इस प्रकार से इसमें तह लगाई जाती है। ऊपर से भट्ठे को मिट्टी से लेप कर दिया जाता है तथा धुआं निकलने के लिए ऊपर छोटे छोटे छिद्र छोड़ दिए जाते हैं। ठंडा होने पर राख व चूना को अलग कर दिया जाता है। ये विधि निम्न कोट के चूने के लिए की जाती है। जब उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तब भी ये विधि सही है, ठीक है। तो या तो लो क्वालिटी चूने के लिए या फिर जब हमें कम मात्रा में चूना तैयार करना है तो इस विधि से हम चूना तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम हमने आपसे कहा था कुछ इस प्रकार से पजावा भट्टे में होता है। नीचे हमारा ईंधन है, फिर ये चूना पत्थर है, फिर ईंधन, फिर चूना पत्थर, और इस प्रकार से बाकी पूरे भट्टे को हमने मिट्टी से लेप कर दिया है और ऊपर गैप कर दिया है जहाँ से धुआं यानी स्मोक निकलता रहे, ठीक है। तो ऐसे कार्य होते हैं पजावा भट्टे में। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमिटेंट क्लीन यानी कि आंतरायिक भट्ठा। इस भट्टी में पजावा भट्टे की तरह चूना और ईंधन कोई संपर्क में नहीं होता। इससे चूना राख में नहीं मिलता बल्कि शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। इसमें चूना पत्थर के बड़े बड़े भाटों को आर्क पर बनाकर रख दिया जाता है और उसके पीछे छोटे छोटे चूना पत्थर के टुकड़े रखे जाते हैं। इस डॉट के नीचे आग लगा दी जाती है। जब पूरा भट्ठा जल जाए तो भट्टे को खाली कर दिया जाता है। इस विधि में भी सभी पत्थर समान रूप से निस्तापित नहीं होते। ईंधन के तुरंत संपर्क वाले पत्थर अधिक फूके जाते हैं और जो ईंधन से दूर होते हैं वो पूरी तरह से निस्तापित नहीं हो पाते हैं। तो जो हमारा आंतरायिक भट्ठा या इंटरमिटेंट भट्ठा है इसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे चूने होते हैं वो जो ईंधन के पास हैं, जैसे हमारे डायग्राम में ज़रा देखिए ये वाले भट्टे, इसमें ये जो ईंधन का एरिया है, जो चूने ईंधन के पास हैं वो तो आसानी से निस्तापित हो जाते हैं, पर यहाँ जो दूर हैं क्षेत्रों में ये कम मात्रा में निस्तापित हो पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रकार है कॉन्टीन्यूअस भट्ठा। तो ये भट्ठा लालटेन की चिमनी की भांति होता है जिसका मध्य भाग चौड़ा और ऊपर व नीचे पतला होता है। इसमें ईंधन व चूना पत्थर का मिश्रण डालते हैं, यानी इसमें भी ईंधन और चूना दोनों एक साथ मिक्स करके डाले जाते हैं। नीचे बने निकास छिद्र से फूका हुआ चूना चलनियों से छान छन कर निकलता रहता है।
इस चारों तरफ अग्नि से ईंटों का अस्तर लगा देते हैं ताकि ऊष्मा की हानि ना हो। इन भट्टों का पूर्व तापन कर लेते हैं, यानी पहले इसे हम हीट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें चूना और ईंधन का मिश्रण डालते हैं। ठीक है, ये भट्ठा निरंतर चूने का उत्पादन कर सकता है और बड़े पैमाने पर चूने का उत्पादन इसी प्रकार के भट्ठों के कारण करते हैं। अब चूँकि ये भट्ठे निरंतर कार्य कर सकते हैं, निरंतर इनसे उत्पादन लिया जा सकता है, इसलिए इन्हें हम कॉन्टीन्यूअस क्लेन यानी निरंतर भट्ठा कह सकते हैं या कहा जाता है। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से बने होते हैं निरंतर भट्ठे। इसमें ये भट्ठे की दीवारें हैं पर जो कि हीट रेजिस्टेंस ईंटों से बने हैं ताकि हीट का यहाँ पर अपव्यय ना हो पाए। और इसमें ये जो बीच में छोटे छोटे गोल गोल से ये चूने पत्थर हैं और इनके चारों तरफ जो डॉट रूप में है वो ईंधन का रूप है। ठीक है, और यहाँ नीचे जो छन्नी लगी यहाँ से शुद्ध चूना पत्थर निकलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास चूने का बुझाना। तो भी हमने देखा था शुद्ध चूने को पानी या नमी के संपर्क में लाने से इस क्रिया को चूने का बुझाना कहा जाता है। इस दौरान निम्नलिखित रिएक्शन होते हैं, जैसे हमारा शुद्ध चूना और कली चूना। अभी जब पानी से क्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा और हीट यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या समझे चूने का बुझाना क्या प्रक्रिया है? शुद्ध चूने को पानी या नमी के संपर्क में लाने की प्रक्रिया चूने का बुझाना कही जाती है। अब चूना बुझाने की प्रक्रिया 4 प्रकार से हो सकती है। एक है हवा में बुझाना। इस विधि में चूने को खुले वातावरण में छोड़ देते हैं और उसमें जो लम्स हैं, ढेले हैं आदि को तोड़कर फैला देते हैं। चूना हवा से नमी लेकर बुझता है। ये विधि अत्यंत धीमी व अधिक स्थान घेरने वाली होती है, यानी पूरे चूने को काफ़ी एरिया में फैलाना पड़ता है। दूसरा है पानी में डुबोकर। तो इस विधि में चूने के छोटे छोटे टुकड़ों को टोकरी में भर लेते हैं और इस टोकरी को पानी के भरे टैंक या हौज में डालकर बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाली बात है पानी में डालकर डुबाने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास चबूतरे पर बुझाना या छिड़काव द्वारा। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि इस विधि में अनबुझे चूने को यानी शुद्ध चूने को चूने की ईंटों के पके फर्श पर 15 सेंटीमीटर मोटी तय में फैला देते हैं और इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर देते हैं। पानी छिड़कने के दौरान चूने को उलटते पलटते रहते हैं। इसी को फर्श पर चूना बुझाई कहते हैं, यानी जो हमारी फर्श है उसी पर चूने को फैला करके 15 सेंटीमीटर मोटी परत के रूप में ऊपर से पानी डालते रहते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं और इसी को चबूतरे पर बुझाना कहा जाता है। फिर है हौज में बुझाना। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं किसी हौज में चूने को डाल देते हैं और चूना बुझाई का कार्य हो जाता है। अब चूने के परीक्षण, कुछ टेस्ट भी हैं चूने के, ज़रा देखिए कौन से टेस्ट हैं। तो परीक्षणों द्वारा चूने की सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ, उसमें उपस्थित निष्क्रिय पदार्थों की मात्रा यानी जो नॉन एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेबिलिटी एंड आदि गुणों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें कुछ स्थल और कुछ प्रयोगशाला परीक्षण, यानी कुछ तो साइट पर की जा सकती हैं, कुछ लैब में। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है दृष्टि परीक्षण, फिर है अम्लीय परीक्षण, गोला परीक्षण, अशुद्धता परीक्षण और स्वीकार्यता परीक्षण। तो ये तो दृष्टया या स्थलीय परीक्षण होते हैं, यानी इन्हें किसी स्थान पर ये देखकर जज किया जा सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास निर्दोषिता परीक्षण, जिसे साउंडनेस टेस्ट कहते हैं, और सामर्थ्य परीक्षण यानी ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, इनको हम लैब में करेंगे। ठीक है, अब जो दृष्टि परीक्षण है ये क्या है? तो दृष्टि परीक्षण में देखने मात्र से ज्ञात किया जा सकता है कि कौन सी श्रेणी का चूना है। ठीक है, दृष्टि परीक्षण यानी जो विजुअल एग्जामिनेशन है, इसमें हम देखकर ही ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो चूना है वो किस श्रेणी में आएगा। जैसे अगर दूधिया चूना है तो क्लास सी है, हल्का मटमैला है तो क्लास बी है और मटमैला है तो क्लास ए कैटेगरी का है। उसके बाद है अम्लीय परीक्षण यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट। इस परीक्षण को करने की विधि निम्न प्रकार की हो सकती है। एक परख नली लेते हैं और इसमें कुछ चूना लेकर उस पर HCl अम्ल डाल देते हैं और अच्छी प्रकार से हिलाते हैं जिससे अम्ल व चूने की क्रिया पूर्ण हो सके। फिर इसे 24 घंटे तक स्टैंड पर रख देते हैं। ठीक है, 24 घंटे तक स्टैंड पर रख दिया जाता है और इसके बाद
परीक्षण के दौरान यदि बुलबुले और आवाज़ आती है तो ये इस बात का द्योतक है कि चूना पूरी तरह जला नहीं है। और यदि शुद्ध चूना अम्ल में पूरी तरह घुल गया है, परखनली में कोई अवशेष नहीं है, तो चूना क्लास सी है, यानी शुद्ध चूना है। अवशेष उसमें अशुद्धि को दर्शाता है, ठीक है। और यदि नली में लुगदी काफ़ी गाढ़ी है जो हिलाने से नहीं हिलती, तो चूना उच्च जलीय है, और लुगदी नहीं बनती तो चूना क्लास सी यानी शुद्ध चूना है। तो इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टेस्ट से हम इन बातों का ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गोला परीक्षण टेस्ट। तो कहते हैं चूने के पेस्ट से छोटे छोटे गोले बनाकर, ठीक है, उन्हें सेट होने देते हैं और पानी में डाल देने पर यदि गोले में कोई परिवर्तन नहीं आता तो ये A श्रेणी यानी जलीय चूना है अथवा C श्रेणी का चूना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अशुद्धता परीक्षण यानी इम्प्योरिटी टेस्ट। ताज़े शुद्ध चूना को एक ट्रे में रखकर तौल लेते हैं। अब इसे 250 माइक्रोन को IS छलनी से छाना, इस अवक्षेप को धोकर सुखा लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चूने का टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो अगली मटेरियल है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसमें है सीमेंट। तो सीमेंट आप जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में सीमेंट अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये एक बंधक पदार्थ है यानी जोड़ने वाला एलिमेंट है। सीमेंट की खोज 1824 में इंग्लैंड के एक राजमिस्त्री जोसेफ एस्पोज ने की थी, ठीक है। 1824 में 1824 में इंग्लैंड के राजमिस्त्री जोसेफ एस्पोज ने की थी। उस समय इस सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से हुआ करता था, क्योंकि इंग्लैंड में एक स्थान है पोर्टलैंड जहाँ की खदानों से निकलने वाले पत्थरों से मिलता जुलता था, इसलिए इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहते थे। आज भी साधारण सीमेंट को OPC यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। हालांकि आज के सीमेंट और उस समय के सीमेंट में कोई समानता नहीं है। आज का सीमेंट काफ़ी सामर्थ्यवान और उच्च श्रेणी का है। चूना में व मृतिका में यानी कि कैल्सीरियस एंड एग्रीलेसियस पदार्थों को मिलाकर फूंककर व फिर पीसकर सीमेंट बनाया जाता है। यानी इसमें करते क्या हैं, चूना व मिट्टी इनका जो मिश्रण है, घोल है, उसको हम भट्ठे में डालते हैं और वहाँ पर ये उच्च ताप पर छोटे छोटे क्लिंकर के कंकड़ के रूप में बन जाता है। और ये क्लिंकर फिर बाद में हम पीस करके इसमें जिप्सम मिला करके सीमेंट का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। ये पानी से क्रिया करके चूने जलीय चूने की भांति जमकर कठोर होने लगता है, परंतु यह चूने से भिन्न है। अपनी उच्च गुणवत्ता की वजह से इसने चूने को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो ये सारी बातें हमारे सीमेंट से संबंधित हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चूना एक प्रकार का बंधक पदार्थ है और ये ईंटों को या पत्थरों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसका उपयोग चिनाई, कंक्रीट के निर्माण इत्यादि में काम आता है, ठीक है। तो चूने के निर्माण में हमारी बेसिकली जो चूना है और मिट्टी है, बालू है इत्यादि, इन सब का मिश्रण मिला करके भट्ठे में डालते हैं और वहाँ पर हाई टेम्परेचर पर वो छोटे छोटे क्लिंकर के रूप में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन्हीं क्लिंकर्स को बाद में पीस करके चूने का निर्माण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीमेंट के प्रमुख घटक तथा उनका कार्य, यानी कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सीमेंट में। तो सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो है लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, चूना। ये सीमेंट का मुख्य अवयव है जो 60 से 65% भाग चूना का होता है। सीमेंट के गुणों पर व्यापक प्रभाव डालता है। चूना निस्तापन की क्रिया के दौरान, निस्तापन क्या था, वायु की उपस्थिति में किसी को हीट करना, रेड हॉट करना, ठीक है। सिलिका व एल्यूमिना से क्रिया करके C3S व C3A बनाता है, जो इसमें सामर्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होता है। इसकी अधिक मात्रा से सीमेंट में अधिक प्रसार व विघटन की प्रवृत्ति आ जाती है, यानी सीमेंट एक्सपेंशन करने लगता है और फिर वो टूटने लगता है। एल्यूमिना जिसे Al2O3 कहते हैं, तो सीमेंट में इसकी मात्रा 6 से 8% के बीच होती है, ठीक है। और एल्यूमिना सीमेंट में शीघ्र जमने का गुण उत्पन्न करता है। ये चूने से क्रिया करके C3A बनाता है, जो सीमेंट की शक्ति में योगदान करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलिका। सीमेंट में 20 से 25% तक होती है,
निस्तापन के दौरान चूने से क्रिया करके C3S व C2S बनाते हैं। फिर है मैग्नीशिया यानी MgO, इसकी मात्रा 0.1 से 4% तक होती है और रासायनिक क्रिया में सहायक है। ठीक है, इसकी अधिकता से सीमेंट पर हानिकारक प्रभाव होता है, इसलिए जो मैग्नीशिया है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में ही इसमें मिलना चाहिए। जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट, जिसे CaSO4 कहते हैं, सीमेंट की पिसाई के दौरान 2 से 3% तक जिप्सम मिला दिया जाता है। ये सीमेंट में मंदक का कार्य करता है, अर्थात सीमेंट में जमने की क्रिया को बढ़ा देता है, जो जमने का टाइम है थोड़ा सा बढ़ा देता है, वरना फिर सीमेंट के द्वारा चिनाई कर पाना मुश्किल कार्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लौह ऑक्साइड, ठीक है, जिसे Fe2O3 कहते हैं। ये सीमेंट में रंग प्रदान करने का कार्य करता है, इसकी मात्रा 2% होती है। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड सीमेंट में निर्दोषिता प्रदान करता है और उसकी मात्रा लगभग 2% होती है। अब सीमेंट के विभिन्न प्रकार, तो सीमेंट कई प्रकार के होते हैं। सीमेंट का तात्पर्य अब केवल साधारण पोर्टलैंड सीमेंट यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC नहीं रह गया। अब अलग अलग परिस्थितियों के लिए विशेष गुण वाले सीमेंट बनाए जाने लगे हैं। सीमेंट के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट OPC, फिर है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट PPC, शीघ्र कठोर होने वाला अथवा शीघ्र बलग्राही सीमेंट यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अल्प ऊष्मा सीमेंट यानी लो हीट सीमेंट, फिर है सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट। उसके बाद है वात भट्ठी सीमेंट, जिसे ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट कहते हैं। फिर है सफ़ेद एवं रंगीन सीमेंट यानी वाइट एंड कलर्ड सीमेंट। उसके बाद है उच्च एल्यूमिना अथवा अति सल्फेट सीमेंट। फिर है प्रसारक सीमेंट यानी एक्सपेंडिंग सीमेंट और जल प्रतिकर्षी सीमेंट। हालांकि इन सभी को आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सिर्फ आपको उन्हीं को याद रखना है, बाकी सारी बातों को, ये जो इम्पोर्टेंट नाम है जैसे पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ये इम्पोर्टेंट है। फिर शीघ्र जमने वाला सीमेंट, ठीक है, शीघ्र कठोर होने वाला सीमेंट, अल्प ऊष्मा सीमेंट, तो इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ोगे तो याद आ जाएंगे। अब जो हमारे पास साधारण पोर्टलैंड सीमेंट है, ठीक है, ये क्या है ये देखना है, तो इसमें एक एक चीज़ें करके आराम से देखते चलेंगे। सबसे पहला है साधारण सीमेंट, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका रंग हरे धूसर रंग होता है यानी ग्रीन ग्रे कलर का, ठीक है। इसका प्रारंभिक जमाव काल यानी जो इनिशियल सेटिंग टाइम था वो 30 मिनट और अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है, यानी 30 मिनट से 10 घंटे की भी जमता है। ये 3 ग्रेड में मिलता है, 33, 43 और 53। इसका उच्च ग्रेड शीघ्र बल ग्रहण करता है, यानी बहुत फास्ट रेट से स्ट्रेंथ को पकड़ता है। 50 kg के बोरों में उपलब्ध होता है और इसकी 3 दिन पश्चात सामर्थ्य 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 दिन पश्चात 115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से भी अधिक होती है, ठीक है। विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों, चिनाई, टीप, प्लास्टर, सीमेंट, कंक्रीट और RCC में बहुतायत से इसका उपयोग किया जाता है। यानी जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट है ये बहुत कॉमनली यूज होता है, ठीक है। इसके 3 ग्रेड हैं, 33, 43 एवं 53। और इसका जो 53 वाला ग्रेड है यानी उच्च ग्रेड, ये बहुत जल्दी ही स्ट्रेंथन को एडॉप्ट कर लेता है, यानी मजबूती को पकड़ लेता है। दूसरा है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। तो साधारण सीमेंट में 10 से 25% पोजलाना पदार्थ मिलाकर इसे बनाया जाता है। यह विशेष प्रकार मिट्टी, ज्वालामुखी राख, बिजली घरों से निकली राख, सुर्खी आदि पोजोलोनिक पदार्थ हैं, इनको मिलाया जाता है। ये सीमेंट की लागत को कम कर देते हैं, ठीक है। इस सीमेंट की जल भेद्यता, सुकार्यता व सल्फेट प्रतिरोध अच्छा होता है। इसका प्रसार गुणांक भी कम होता है, इससे कम ऊष्मा निकलती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शीघ्र कठोर होने वाला अथवा शीघ्र बलग्राही सीमेंट। तो ये साधारण सीमेंट से बहुत महीन पिसा होता है और इसकी सतही क्षेत्रफल 32-50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है, ठीक है। इसमें चूने का अंश ज़्यादा व एल्यूमिनियम का कम होता है। उसके बाद है शीघ्र जमने वाला सीमेंट। इस सीमेंट में जिप्सम की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि जिप्सम ना मिलाया जाए तो ये बहुत जल्दी जम जाएगा। इसका प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट से कम तथा अंतिम जमाव काल 30 मिनट से अधिक नहीं होता है। जबकि जो हमारी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट थी उसमें हमने देखा था कि जो इसका प्रारंभिक जमाव काल है वो 30 मिनट है और अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है।
और इसमें उसका जस्ट 10% कर दिया गया, यानी प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट के आसपास और अंतिम जमाव काल 10 घंटे हो गया। ठीक है, अंतिम जमाव काल उसका 10 घंटे होता है, किसका? पोर्टलैंड सीमेंट का, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। इसके अलावा हमारी जो वात भट्ठी सीमेंट है, ये कच्चे लोहे के परिष्कृत करने पर निकले धातु मल को सीमेंट में मिलाकर बनाने से मिलता है। इसमें 35 से 65% तक अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सफ़ेद एवं रंगीन सीमेंट। तो साधारण सीमेंट में इच्छित रंग के रंगवर्णक, यानी जो हमारी ऑर्डिनरी सीमेंट है उसमें हम पिगमेंट मिला देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रंगीन सीमेंट तैयार की जा सकती है। रंग वर्णक की मात्रा 5 से 10% तक होती है। ये काफ़ी महंगे होते हैं और रंग वर्ण निम्न प्रकार हो सकता है, जैसे कि पीला, भूरा व लाल। इसके लिए लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड मिलाया जाता है। हरे के लिए क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, और नीले के लिए कोबाल्ट को, काला व भूरा के लिए मैग्नीज डाई ऑक्साइड, ठीक है, MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड। सफ़ेद सीमेंट बनाने के लिए, क्योंकि सफ़ेद सीमेंट आपने बहुत देखा होगा, सफ़ेद सीमेंट बनाने के लिए ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो लौह से मुक्त हो, जैसे चाक या फिर सफ़ेद मृतिका यानी वाइट क्ले। तो इससे हमें सफ़ेद सीमेंट प्राप्त हो पाती है। उच्च एल्यूमिना अथवा अतिसल्फेट सीमेंट कहते हैं, इस सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी C3A की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद है हमारे पास प्रसारक सीमेंट यानी एक्सपेंडिंग सीमेंट। तो कहते हैं साधारण सीमेंट की संरचनाओं में संकुचन के दौरान दरारें पड़ जाती हैं, इसी के लिए ये सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रसारक तत्व जैसे कि सल्फो एल्यूमिनेट्स आदि इसमें मिलाए जाते हैं, ये दरार आदि भरने के काम में आती है। उसके बाद है जल प्रतिकर्षी सीमेंट यानी वाटर रिपेलिंग ऑन हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ठीक है, ये सीमेंट नमी में ख़राब नहीं होता है, इसका वर्षा ऋतु में भी परिवहन किया जा सकता है, यानी अगर इसमें नमी आती है तो ये फिर ख़राब नहीं होगी। और पीसते समय सीमेंट में कुछ जल प्रतिकर्षी रसायन मिलाए जाते हैं इसमें, तो इस प्रकार से वाटर रिपेलिंग सीमेंट्स निर्माण हो जाती है। ACC सीमेंट कंपनी इस सीमेंट का निर्माण करती है, यानी जो वाटर रिपेलिंग सीमेंट है ये कौन बनाती है? ACC सीमेंट कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सीमेंट के परीक्षण यानी टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, जो इनके सामर्थ्य को बताते हैं। भारतीय मानकों के अनुसार सीमेंट के कुछ परीक्षण निम्न हैं, जैसे है फाइननेस टेस्ट यानी महीनता परीक्षण यानी कितना ये बारीक है, रासायनिक संगठन परीक्षण यानी केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, उसके बाद है जमाव समय का परीक्षण यानी सेटिंग टाइम टेस्ट। ठीक है, तो इसमें दो आता है, प्रारंभिक जमाव समय और अंतिम जमाव समय, ये टेस्टिंग होती है इनकी। फिर सीमेंट का उत्पादन अगर बात करें तो सीमेंट का उत्पादन मेनली हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो होता है शुष्क विधि यानी ड्राई प्रोसेस और दूसरा होता है गीली प्रोसेस। तो उपर्युक्त दोनों विधियां लगभग एक जैसी हैं। दोनों ही विधियों में कच्चे माल को मिलाना, जलाना तथा पीसना समान होता है। केवल कच्चे भरण का अंतर होता है। गीली विधि में भरण घोल के रूप में होता है यानी सलरी के रूप में, ठीक है, जबकि शुष्क विधि में पाउडर के रूप में होता है। सूखी विधि की अपेक्षा गीली विधि का सीमेंट उत्तम गुणों वाला होता है, इसलिए आजकल जो सीमेंट बनाई जाती है वो गीली विधि यानी कि वेट प्रोसेस के द्वारा ही बनाई जाती है। गीली विधि द्वारा सीमेंट उत्पादन, तो सीमेंट निर्माण के इस विधि में निम्न चरण होते हैं, यानी जो गीली विधि है इसमें क्या क्या है। सबसे पहला चरण सीमेंट का घोल तैयार करना यानी सीमेंट सलरी बनाना, ठीक है, जो भी हमने आपसे बात की थी। तो इसमें कच्चे पदार्थों का संदल करना यानी इसमें जो मृतिकामय है प्लस चूनामय पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, कच्चे पदार्थ को आवश्यक अनुपात में लेते हैं और समान रूप से उसका मिश्रण करते हैं, यानी चारों तरफ से बराबर से मिलाते हैं। फिर वाल मिल में मिश्रण की गीली पिसाई की जाती है, इस मिश्रण को पीसा जाता है और घोल को हम इसमें किसी बर्तन में इकट्ठा करते हैं। दूसरा चरण क्या है, घोल से सीमेंट के क्लिंकर बनाना। तो घोल को घूर्णन भट्ठी यानी जो रोटरी क्लिंक होते हैं उसमें पहुंचाया जाता है। रोटरी क्लिंक में सलरी को पकाया जाता है और ये क्लिंकर यानी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनकर तैयार होता है। फिर इन क्लिंकर्स को ठंडा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्लिंकर को पीसना। तो क्लिंकर को ग्राइंडिंग मिल्स में महीन चूर्ण के रूप में पीसा जाता है। पीसते समय इसमें जिप्सम मिलाते हैं
ताकि ये सेटिंग अप टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देता है। और सीमेंट का उत्थापन लिफ्ट करके साइलो मिक्सिंग यानी फिर वो जो कंटेनर्स होते हैं उसमें इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद पैकिंग और विक्रय केंद्रों पर भेजा जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को जो भी हमने देखा इस फ्लो चार्ट के द्वारा समराइज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास चूना पत्थर है यानी कैल्सीरियम्स मटेरियल्स, और दूसरा है मृतिका में पदार्थ जिसे आर्गिलिक्यूस मटेरियल्स कह देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो इसमें हम सबसे पहले जो अशुद्धियाँ हैं उन्हें रिमूव करते हैं, फिर इन दोनों ही चूने वाले पदार्थ और मृतिका वाले पदार्थ दोनों को टैंक में लाते हैं और यहाँ से पानी लेकर के इनमें मिक्स करते हैं और फिर बाल मिल में इसकी पिसाई की जाती है। ठीक है, और यहाँ से फिर सलरी बना करके फिर आगे हम इनके रेशियोज़ को चेक करते हैं कि क्या इनका रेशियो सही है। उसके बाद रोटरी या घूर्णन भट्टी में इसे डाल देते हैं और इस घूर्णन भट्टी में हमारे पास जो कोयला है उसे भी बाल मिल में पहले पीसा जाता है। बारीक करके पीसे कोयले को इस घूर्णन भट्टी में डालते हैं और यहाँ पर यह कोयला जलता है और सलरी हमारी जो भी ऊपर से आई थी ये यहाँ पर पकाई जाती है और क्लिंकर के रूप में तैयार होता है। इस क्लिंकर को बाहर ठंडा किया जाता है। ठीक है, क्लिंकर को ठंडा किया जाता है, उसके बाद क्लिंकर को पीसा जाता है। पीसते समय इसमें जिप्सम मिलाते हैं और उसके बाद इस पिसी हुई सीमेंट को हम एकत्र कर लेते हैं और फिर विक्रय के लिए बोरियों में भर के भेज देते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस है हमारे सीमेंट बनाने का। तो मेनली जो सीमेंट बनाने की प्रक्रिया है वो दोनों ही प्रोसेस में सेम है, चाहे वो शुष्क पदार्थ हो या फिर जो ये वेट प्रोसेस है उसमें। और जो वेट प्रोसेस से प्रोडक्ट मिलता है उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, इसलिए आजकल सीमेंट बनाने का कार्य हम वेट प्रोसेस के द्वारा ही करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो है प्रकाष्ठ यानी टिम्बर अर्थात लकड़ी। तो आप जानते हैं भवन निर्माण में या बिल्डिंग्स बनाने में लकड़ी का बहुत योगदान होता है। अब इसमें जो सबसे पहला है हमारे पास कि लकड़ी है क्या, तो आप जानते हैं प्रकाष्ठ का तात्पर्य इमारती लकड़ी से है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग पदार्थ है। पेड़ों से दो प्रकार की लकड़ी मिलती है, एक तो वो जो जलाने के काम आती है यानी उसमें स्ट्रेंथ वगैरह बहुत कम होती है, ईंधन की लकड़ी कही जाती है। दूसरी जो भवन निर्माण व अन्य इंजीनियरिंग कार्य में आती है उसे इमारती लकड़ी या टिम्बर कह देते हैं। वृक्षों का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो वृक्षों को सामान्यतः दो प्रकार से बांटा गया जा सकता है। पहला है उत्पत्ति अथवा वृद्धि के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। दूसरा है मौसम या हरियाली के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ठीक है, तो पेड़ों को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, किसके आधार पर, ग्रोथ के बेसिस पर और सीजन के बेसिस पर। ठीक है, अब हमारी इसके आधार पर है फिर से कि जो उत्पत्ति के आधार पर ये मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, एक तो बहिर्जात या बहिर्मुखी वृक्ष, दूसरा है अंतर्जात वृक्ष। अब ये जो बहिर्जात या बहिर्मुखी वृक्ष हैं ये क्या होते हैं, तो ये वृक्ष ऊंचाई के साथ साथ मोटाई में भी बढ़ते हैं। यानी जो बहिर्मुखी वृक्ष हैं इनकी ऊंचाई भी बढ़ती है और इनकी मोटाई भी बढ़ती है। इन वृक्षों में अनुप्रस्थ काट के साथ वार्षिक वलय यानी जो एनुअल रिंग्स हैं वो भी प्रतिवर्ष बढ़ती जाती हैं और वृक्ष मोटा होता जाता है। ज़्यादातर लकड़ियाँ इन्हीं वृक्षों से प्राप्त होती हैं जो कि इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयुक्त होती हैं, जैसे आम, शीशम, साल और देवदार इत्यादि। इसके बाद है अंतर्जात या अंतर्मुखी वृक्ष। इन वृक्षों की सिर्फ लंबाई बढ़ती है, ये पतले व लंबे होते हैं, इनमें वार्षिक वलय नहीं होते। ठीक है, जैसे कि नारियल, ताड़, खजूर, बांस इत्यादि। ठीक है, फिर मौसम या हरियाली के आधार पर जो वृक्षों का हमारा वर्गीकरण है ये मुख्यतः दो तीन है। जैसे एक है सदाबहारी एवरग्रीन ट्रीज, फिर है पतझड़ी यानी कि डेसिडुअस और सीजन ट्रीज। अब जो सदाबहारी वृक्ष हैं आप जानते हैं ये वृक्ष सदाबहार होते हैं और इनकी पत्तियां नोकीली तथा शंकु के आकार की होती हैं, जो नई पत्तियों के आने पर ही गिरती हैं। यानी जो सदाबहार वन है इसकी जो पुरानी पत्तियां हैं ये तभी गिरती हैं जब इसमें नई पत्तियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये वन हमेशा पूरे साल हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। और जो पतझड़ या डेसिडुअस ट्रीज हैं ये वृक्ष शरद ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और वसंत ऋतु में नई पत्तियां इनमें निकल आती हैं। इन वृक्षों से कठोर प्रकाष्ठ प्राप्त होती है यानी जो हार्ड लकड़ी होती है, ठीक है, वो इन वृक्षों से प्राप्त होती है। जैसे कि आम हो गया, सागौन हो गए, ये सब डेसिडुअस ट्रीज में आते हैं। उसके बाद है हमारे पास
वृक्ष की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो किसी वृक्ष की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अध्ययन करना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, अगर उसकी आंतरिक जानकारी चाहिए तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखना पड़ता है, उसका स्टडी करना पड़ता है। तो अगर कोई हमारा वृक्ष है तो उसमें निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे कि छाल, जैसे बार्क कहते हैं। ये किसी वृक्ष का बाह्यतम भाग होता है, सबसे बाहरी भाग, ठीक है। ये आवरण की तरह होता है जो बाह्य आघातों और वायुमंडलीय कुप्रभावों से वृक्ष की रक्षा करता है। ये खुरदरापन लिए हुए गहरे भूरे रंग का होता है, ठीक है। उसके बाद है कैम्बियम लेयर। तो छाल से तुरंत नीचे वाली परत को कैम्बियम परत कहते हैं। इसमें पेड़ का गाढ़ा रस प्रवाह करता है, यानी जो पेड़ के लिए ज़रूरी पोषक तत्व है इसी लेयर से ट्रेवल करता है। उसके बाद है रस या सैपवुड, इसे सैपवुड कहते हैं। कालांतर में कैम्बियम परत ही सैपवुड में बदल जाती है, यानी जैसे जैसे ये कैम्बियम वुड परत पुरानी होती जाती है तो वो सैपवुड में परिवर्तित हो जाती है। ये काष्ठ मृदु होती है और कैम्बियम परत के गाढ़ा रस से तुरंत नीचे होती है। फिर अंतः काष्ठ है, यानी हार्डवुड। समय बीतने के साथ ही जो सैपवुड है अब अंत में अंतः काष्ठ में परिवर्तित हो जाती है और ये वार्षिक वलय के आसपास होते हैं। ये काष्ठ सैपवुड से अधिक कठोर होती है। फिर है पित्त, ये तने का मध्य भाग होता है, ये काफ़ी मजबूत, टिकाऊ व भारी होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग्स। तो तने की अनुप्रस्थ काट में दिखाई देने वाले संकेंद्री वृत्त, ठीक है, सर्कल अथवा रिंग, छल्ले जो वृक्ष की आयु बताते हैं, वार्षिक वलय कहलाते हैं। ये पित्त व अंतः काष्ठ में आसपास व सैप में दूर दूर होते हैं, ठीक है। फिर है पिज्जा रश्मि यानी मेडुलरी रेज। ये पतले रेशे होते हैं जो अनुप्रस्थ काट पर पित्त से छाल की ओर त्रिज्यीय रेडियल मीम रेखाएं बनाती हैं, मज्जा रश्मि कहलाती हैं। ये वार्षिक वलय को आपस में बांधने का कार्य करती हैं। जैसे कि नीचे डायग्राम में देखें तो ये हमारी वार्षिक वलय को दिखा रही हैं। इसमें ये जो सर्कुलर रेखाएं हैं ये वार्षिक वलय कही जा रही हैं और ये जो रेखाएं हैं इसे ही मज्जा रश्मि, ठीक है, या मेडुलर रेज के नाम से जाना जाता है। इसमें जो बाहरी लेयर है ये हमारी कैम्बियम लेयर है, ठीक है, और ये जो आंतरिक लेयर है ये सॉफ्ट वुड होती हैं। उसके बाद ये जो कैम्बियम लेयर के जस्ट बगल में है, ठीक है, इसे फिर एनुअल रिंग इस प्रकार से कहते हैं। और ये हार्ड वुड है, ये बीच में जो सेंट्रल पोर्शन है इसे पित्त कह दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रकाष्ठ की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो अच्छी प्रकार की प्रकाष्ठ यानी इमारती लकड़ी की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। क्या विशेषताएं? प्रकाष्ठ ऐसे वृक्ष से प्राप्त करनी चाहिए जिसकी आयु 50 से 100 वर्षों के बीच हो। वार्षिक वलय रेगुलर होनी चाहिए, रेशे आसपास व गठे हुए होने चाहिए और प्रकाष्ठ से कोई आपत्तिजनक ग्रंथि नहीं आनी चाहिए, यानी इसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गांठें, विपाट या कोई अन्य दोष नहीं होना चाहिए। चीरते समय आरी के दांतें नहीं भरने चाहिए। तो ये एक अच्छी प्रकार की प्रकाष्ठ होती है, ठीक है। उसके बाद जो प्रकाष्ठ है इसकी सीजनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और सीजनिंग के बाद हम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को तैयार करते हैं। इससे मुख्य उत्पाद हैं प्रकाष्ठ के प्लाई या विनीयर, दूसरा है प्लाईवुड, फिर है तख्ता, उसके बाद है ब्लैक बोर्ड, फिर है बैटन बोर्ड, फाइबर बोर्ड, हार्ड बोर्ड इत्यादि, फिर है पीवीसी बोर्ड। इन सब का निर्माण हम प्रकाष्ठ के द्वारा कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स थे जिनका उपयोग हम भवन निर्माण, बिल्डिंग्स के निर्माण के लिए कार्य में लाते हैं, ठीक है। इनको एक बार आप दोबारा रिवाइज करके देखना, ठीक है। बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल प्रोसेस नहीं है। जो टेस्ट हैं उसको सिंपली आप आसानी से देख सकते हैं और अगर उनको चाहें तो आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं कुछ, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है और इसको आप अच्छे से देख लें। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।